तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है रिस्क बेस्ड थिंकिंग आर्ट RBT। व्हाट इज़ RBT? ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, बहुत जगह कन्फ्यूजन रहती है। इवन ऑर्गेनाइजेशन इसको अभी तक सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। सो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर सको, अच्छे से कर सको, ताकि ये जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो स्टैंडर्ड बनाई हैं, उनका यूज़ हो पाए। राइट। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आता रहूं। सो देखिए, ISO 9001 में जब 2015 रिलीज किया था तो वहाँ पे उन्होंने रिस्क बेस्ड थिंकिंग को लाके आया। इससे पहले ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग होता नहीं था। अगर आप ध्यान दोगे, 2015 से पहले प्रिवेंटिव एक्शंस का यूज़ किया जाता था। 2015 के स्टैंडर्ड में, ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड में प्रिवेंटिव एक्शन नहीं है। स्टैंडर्ड के अंदर क्लोज नहीं है प्रिवेंटिव एक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिस्क बेस्ड थिंकिंग लेके आए हैं। लेकिन अगर IATF की बात करोगे तो IATF 16949 में प्रिवेंटिव एक्शन है। उसका एक रीज़न था कि जो जैसे ही 2016 में IATF को लाया गया था, तो तब थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गए थे कि प्रिवेंटिव एक्शन को रखें या ना रखें। तो कंफ्यूजन को, उन पे ना एक प्रेशर था कि इस कंफ्यूजन को कैसे मिटाएं। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि चलो अब इस बार रख देते हैं और नेक्स्ट बार हम इसको हटा देते हैं। तो ये इस चीज़ को लाने के लिए इन्होंने क्या किया, IATF ने अभी रखा है अब, और लेकिन मे बी 2026 में इसको निकाल दिया जाएगा। सो ISO 9001 2015 में अभी प्रिवेंटिव एक्शन नहीं है। IATF के क्लोज में है। ये आपको ये बात याद रखनी है। इसीलिए ISO 9001 में प्रिवेंटिव एक्शन को रिमूव कर दिया गया है। अब हम बात करें कि जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या कहती है। ISO 9000 में जो रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट क्या बोलती हैं? तो रिक्वायरमेंट ये बोलती हैं कि जो आपके, देखिए मैंने यहाँ पे रेड कलर किया हुआ है 4.1 4.2। देखिए 4.1 में आप इश्यूज निकालते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को निकालते हो। 4.2 में आप इंटरेस्टेड, नीड एंड एक्सपेक्टेशंस को निकालते हो। जो आपकी इंटरेस्ट पार्टी है उनकी नीड और एक्सपेक्टेशंस को निकालना होता है 4.2 में। तो 4.1 और 4.2 से आपकी जो रिक्वायरमेंट है रिस्क में जाएंगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ISO 9001 2015 require for the organization to determine the risk and opportunity based on the knowledge of the organization 4.1 and 4.2। मतलब 4.1 4.2 क्या है? इनपुट हो गया है रिस्क का। अगर मैं बात करूँ रिस्क की, व्हाट इज रिस्क? ISO 9001 ने रिस्क को डिफाइन किया है। रिस्क इज द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब वाट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, द इफेक्ट इज रिस्क। मतलब आप कहीं जा रहे हो, अगर आप मान लीजिए आपको एयरपोर्ट पे जाना है, और अगर आप एयरपोर्ट पे टाइम 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 से जल्दी पहुंच जाते हो तो भी रिस्क है, अगर आप टाइम से लेट पहुंच रहे हो तो भी रिस्क है। मतलब जो भी आप एक्टिविटी बना रहे हो, वो उसका जो रिजल्ट है वो रिस्क कहलाता है। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप मान लीजिए खाना बना रहे हो। अगर खाना अच्छा बनता है तो भी रिस्क है, अगर खाना खराब बनता है तो भी रिस्क है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क प्रेजेंट है। अब अगर मैं बात करूं रिस्क की, यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट नंबर 3 दिया गया है कि रिस्क कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। मतलब रिस्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और पॉजिटिव रिस्क को अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, नेगेटिव रिस्क को थ्रेट कहा जाता है। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 4.2 4.1 और 4.2 से रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। और रिस्क को आइडेंटिफाई करते समय हमें पॉजिटिव रिस्क, नेगेटिव रिस्क दोनों को निकालना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। अब एयरपोर्ट आप जल्दी पहुंच गए तो आपके लिए क्या हुआ? वो अपॉर्चुनिटी कि आप उस जल्दी पहुंच गए हैं तो आप कुछ ना कुछ टाइम का यूटिलाइज कर सकते हो। आप वहाँ जाके खाना खा सकते हो, आप वहाँ जाके जो शॉपिंग है वो कर सकते हो, आप वहाँ जाके आराम कर सकते हो। और जो थ्रेट है, मतलब कि आप लेट पहुँचे हो, लेट पहुँचोगे तो हो सकता है आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए, हो सकता है कि आपको वापस घर आना पड़े, नुकसान हो जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, राइट। ये नेगेटिव रिस्क है।
अब हमें सबसे पहला जो काम है, पॉजिटिव रिस्क और नेगेटिव रिस्क दोनों को आइडेंटिफाई करना है। कहाँ आइडेंटिफाई करेंगे? 4.1 और 4.2 में आइडेंटिफाई करेंगे और 6.1 में उसको क्वांटिफाई करेंगे। देखिए मैं कुछ एग्जांपल दूंगा यहाँ पे पॉजिटिव रिस्क के। देखिए थ्रेट रिस्क, थ्रेट मतलब क्या कहा था मैंने? थ्रेट मतलब होता है नेगेटिव रिस्क। देखिए आमतौर पे जब भी हम बात करते हैं रिस्क की, वो हमेशा हम नेगेटिव में ही जानते हैं उसको, थ्रेट थ्रेट में ही बोलते हैं। बट आईएसओ और आईएटीएफ इसको दोनों बोलते हैं कि ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर हम थ्रेट रिस्क मतलब नेगेटिव रिस्क की बात करें तो नेगेटिव रिस्क के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि लेस कॉम्पिटेंसी ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाई एट्रिशन रेट है, लोग बार बार छोड़ के जा रहे हैं जिससे कंपनी सही ढंग से चल नहीं पा रही है, कंपनी के पास फाइनेंशियल पैसा नहीं है ताकि वो नए नए ऑर्डर्स को ले सके, नई नई प्लांट को बनाए, प्लांट का एक्सपेंशन करे। कंपनी के पास ऑपरेशन रिस्क हो सकते हैं, लाइक कंपनी के पास बहुत सारी पुरानी मशीन्स हैं जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी सही नहीं बन रही है, क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट बहुत लोकल्स हैं या कैलिब्रेशन नहीं हो रहा है उनका, बार बार गिर जा रहे हैं और वो ख़राब इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं, सप्लायर उनके अच्छे नहीं हैं, लोकल लाला टाइप के सप्लायर्स को ले रखा है, सप्लायर उनको टाइमली पार्ट नहीं दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी सही नहीं आ रही है, कस्टमर कंप्लेन बहुत ज़्यादा है उनके पास। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेगेटिव रिस्क के। अगर मैं पॉजिटिव रिस्क की बात करूँ अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इन न्यू डेवलपमेंट। मान लीजिए आपकी कंपनी में एनपीडी डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो भी नए प्रोडक्ट आता है फटाफट लॉन्च करते हैं, सब फटाफट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कस्टमर खुश हो जाता है ये देख के। मान लीजिए आपके पास अच्छी टूलिंग है, प्रोडक्शन के लिए अच्छी टूलिंग है, आपकी लोकेशन कंपनी की बहुत अच्छी है, जैसे कि आप पूना में हो, दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, आपकी लोकेशन क्या सिटी के जितना नज़दीक होगी आपको अच्छे कंपिटेंट लोग मिल पाएंगे। लेस एट्रिशन रेट है आपके यहाँ पे, लेस कंपटीशन है इन प्रोडक्ट, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर है ज़्यादा नहीं है इंडिया में, तो भी ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। हाई मोटिवेशन मैनेजर्स हैं आपकी कंपनी में, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मैनेजर्स हैं, तो भी वो आपके लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, जो कि बहुत इंडिया में तो खासकर बहुत कम होता है, क्योंकि मैनेजर्स सिर्फ और सिर्फ खून निकालना जानते हैं, राइट। तो ये बस एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देखिए अगर हम बात करें नॉर्मली एक्सटर्नल इश्यूज की, इसको हम पेस्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये हमारे पेस्टल एनालिसिस भी होते हैं। तो इसमें भी आप अपने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए अगर मैं, जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे आपको फोकस देने की ज़रूरत है। देखिए अगर मैं बात करूँ इनपुट की, तो इन रिस्क कहाँ करते हैं? रिस्क आपको करना है क्लोज नंबर 6.1.1 में। रिस्क कहाँ पे करना है आपको? 6.1.1 में। इसका इनपुट क्या होगा? 4.1 और 4.2। इसका आउटपुट क्या होगा? 6.1.2। 6.1.2 में क्या करेंगे? तो जो आपके रिस्क आए हैं 6.1.1 में, उनका आपको एक्शन लेना है, उन पे आपको एक्शन लेना है, रिकमेंडेटेड एक्शन लेना है। तो जो एक्शन लेंगे वो ही आपके लिए क्या हो गया? वही आपके लिए प्रिवेंटिव टूल हो गया, प्रिवेंटिव एक्शन हो गया, राइट। बिकॉज देखिए रिस्क कब कर रहे हो आप? रिस्क कब कर रहे हो? रिस्क प्रोडक्शन या आपका प्लांट चलने से पहले कर रहे हो, राइट। अगर आपने मान लीजिए कुछ रिस्क को आइडेंटिफाई किया और वो 6.1.2 में उस पर एक्शन लिए, तो एक्शन जो लिए हैं आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी, वो आपके लिए प्रिवेंटिव एक्शंस हो जाएंगे। इसीलिए प्रिवेंटिव एक्शन ISO 9001 में रिमूव कर दिया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, 2025 में, मतलब कि अगले साल नया ISO 9001 आ रहा है। सो अभी आप कोई भी ट्रेनिंग्स मत लीजिए, सर्टिफिकेशन मत लीजिए, ज़्यादा कुछ उससे बेनिफिट नहीं होगा। ऐसा ही
2026 में, लगभग 2026 में IATF का भी नया स्टैंडर्ड आ रहा है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ रिस्क की, रिस्क क्या है? इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी है। इसको कि निकालने का जो रिस्क लेवल निकालने का जो तरीका है वो लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस है। इसका मतलब ये है कि आपको सेवरिटी को और ऑक्यूरेंस को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। आप इसमें डिटेक्शन को भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा रिस्क के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा आपको रिस्क के बारे में पढ़ना है, तो रिस्क के लिए आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड बता देता हूं, जो कि ISO 31000 2018 एडिशन को रिस्क के बारे में पढ़ सकते हो। तो ISO 31000 को भी जाके आप पढ़ सकते हो, जिसमें रिस्क के बारे में स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाया गया है। ठीक है। सो स्टेप्स क्या क्या रहेंगे रिस्क को मैनेज करने के लिए? स्टेप 1 रहेगा आइडेंटिफाई करना है हमें रिस्क को। स्टेप 2 रहेगा एनालिसिस करना है। स्टेप 3 रहेगा एवोलेट और रैंकिंग करनी है कि कौन सा रिस्क बड़ा है, कौन सा रिस्क छोटा है, जैसे कि हाई रिस्क कौन से हैं, कौन से मीडियम रिस्क हैं, कौन से लो रिस्क हैं। स्टेप 4 रहेगा थ्रेट ऑफ रिस्क और स्टेप 5 रहेगा मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क। मतलब स्टेप 4 में आपको एक्शन लेने हैं हाई रिस्क और मीडियम रिस्क पे, और स्टेप 5 में उनके रिजल्ट को रिव्यू करना है कि वो कम हुए या नहीं हुए कुछ टाइम के बाद। देखिए कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिस्क को? आइडेंटिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, एनवायरमेंटल स्कैनिंग हो गया, इंटरव्यूज हो गए, पास्ट डाटा एनालिसिस हो गए। सबसे जो बेहतरीन तरीका है, सबसे जो बढ़िया तरीका है वो ये है कि आपको अपने डिपार्टमेंट को बैठा लेना है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए प्रोडक्शन में हो, क्वालिटी के मैनेजर हो या परचेज के मैनेजर हो, आपको अपनी टीम को बैठा लेना है एक दिन और उनको पूछना है कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही, क्या क्या रिस्क आपको लगता है हमारी कंपनी में है, हमारे डिपार्टमेंट के। देखिए रिस्क को हमेशा आपको डिपार्टमेंट वाइज बनाना चाहिए। ऑडिटर जब भी आपसे मांगेगा रिस्क, तो रिस्क शीट आप डिपार्टमेंट वाइज दिखा सकते हो। अब मान लीजिए आप प्रोडक्शन हेड हो, आपको अपनी कंपनी के जो बंदे हैं उनको बैठा लेना है और उनको बोलना है कि भाई शाम को तुम 6 बजे के बाद जाके पार्टी शार्टी करते हो, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज बताते हो, मेरा बॉस खराब है, कंपनी खराब है, बहुत सारे इश्यूज आप बताते हो, लेकिन ये इश्यूज को आप मुझे बताओ आज आज मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। देखिए ये बहुत अच्छा टूल है। अगर आप इस टूल को सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपका जो आपकी मैनेजमेंट है, हो सकता है कि मैनेजमेंट को क्या क्या जो आप लोग को प्रॉब्लम फेस हो रही हैं वो मैनेजमेंट तक नहीं जा रही हों, तो इस टूल से आप अपनी बातों को, अपने इश्यूज को अपने मैनेजमेंट तक बता सकते हो। तो इसलिए बहुत अच्छा टूल है। तो इसके अंदर क्या है, आपको दो चीज़ों में मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि सेवेरिटी और ऑक्यूरेंस में निकालना होता है। कॉमन रिस्क क्या होते हैं किसी भी कंपनी में? फूड पॉइजनिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, फायर हो गया, बाढ़ आ सकती है, ये कॉमन रिस्क हैं। और एक एग्जांपल अगर हम बात करें कि सिंपल एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी सिटी है, इसमें इशू क्या है? मान लीजिए टीचिंग एक इशू है, किसी कॉलेज में टीचिंग एक इशू है, उसका रिस्क क्या होगा? लो क्वालिटी ऑफ टीचिंग बिकॉज ऑफ टीचिंग स्टाफ। दूसरा रिस्क क्या हो सकता है? पुअर टीचिंग क्वालिटी ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन यूज ऑफ कंटेम्परेरी डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्क मीन्स। और एक और रिस्क क्या हो सकता है? स्टूडेंट प्रैक्टिकल, बैड चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी एंड प्रोसेस एंड पुअर स्टाफ। देखिए रिस्क, जैसे हमने एक रिस्क ले लेते हैं, लो क्वालिटी ऑफ टीचिंग बिकॉज ऑफ टीचिंग स्टाफ, मतलब टीचिंग जो टीचर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, अच्छे क्वालिटी के टीचर नहीं हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा रिस्क है इस किसी कॉलेज में। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उससे क्या हो सकता है? उससे डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, बैड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, रेपुटेशन की लॉस हो सकती है, हो सकता है कि एनरोलमेंट कम हो, कम से कम स्टूडेंट आए उस कॉलेज में। अब उस पर एक्शन क्या ले सकते हो? आप हायरिंग कर सकते हो अच्छे क्वालिटी टीचर्स की। आप असेसमेंट कर सकते हो बार बार बीच बीच में कि भाई क्या टीचर अच्छे हैं, क्या अच्छा काम हो रहा है, क्या लोग बच्चों को पढ़ाई समझ में आ रही नहीं आ रही। तो इसी तरीके से आपको अपनी कंपनीज के अंदर सेम फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो, जिसमें इशू, रिस्क, कॉन्सिक्वेंसेस और मेजर को लिख सकते हो। देखिए जो कॉन्सिक्वेंसेस है, डिससेटिस्फैक्शन एग्जाम्पल है, इसी से आपकी सेवेरिटी रेटिंग आएगी। और अभी क्या एक्शन है, फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकते हो, ये आपको डिफाइन करना है। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है, ऐसा फॉर्मेट आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में बना सकते हो।
ठीक है, ये भी एक फॉर्मेट है, ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, सो हम इस पे बात नहीं करेंगे। देखिए अगर हम लाइक्लीहुड की बात करें, रेटिंग कैसे देनी है, तो आप रेटिंग 1 से 5 भी दे सकते हो, 1 से 10 भी दे सकते हो, जैसा कि एफएमई में दिया जाता है। अगर हम 1 से 5 की बात करें तो एक मतलब है कि लाइक्लीहुड मतलब क्या हो गया, ऑक्यूरेंस। लाइक्लीहुड का मतलब है ऑक्यूरेंस। एक मतलब होता ही नहीं है, वो जो इशू है, वो जो रिस्क है, वो होती ही नहीं है। दो मतलब कभी कभी होती है, 1 से 15% होती है। तीन मतलब कि 16 से 30% होती है। चार मतलब कि 31 से 50% होती है। और पांच मतलब कि अगर आपकी जो रिस्क है वो मोर देन 50% टाइम हो रही है। इसको हम टाइम में भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी अगर कोई रिस्क है वो डेली हो रहा है तो 5 नंबर दे दो, कोई चीज़ आपकी वीकली हो रही है 4 नंबर दे दो, कोई चीज़ मंथली हो रही है 3 नंबर दे दो, कोई चीज़ 1 साल में हो रही है 2 नंबर दे दो, और कोई चीज़ 1 साल से भी ज़्यादा टाइम में हो रही है तो उसको एक बार दे सकते हो। ऐसे ही हमें सेवरिटी का रेटिंग देनी है। सेवरिटी का रेटिंग भी 1 से 5 दे सकते हैं। 5 मतलब कि यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस हुआ या किसी इंसान की डेथ हो सकती है वो रिस्क से। अगर वो रिस्क होता है तो उससे इंसान की लाइफ पे इशू आता है। 4 मतलब मेजर, मतलब कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, मे बी पूरा इंसान की डेथ नहीं होगी लेकिन मेजर इंजरी हो जाएगी, जैसे कि हाथ कट सकता है या हाथ काम ना करे, है ना। तो ऐसे ही 3 में मतलब कि ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी, ज़्यादा कोई लॉस नहीं होगा। और 2 में हल्का फुल्का फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट आती है तो 2 नंबर दे दोगे। और एक मतलब कोई इंजरी नहीं आती है, कोई रेपुटेशन नहीं होता है आपका लॉस, तो ये आप सेविटी में दे सकते हो। और उसको रिस्क को डिफाइन करने के लिए ओपन है, क्लोज है, इन प्रोसेस है, उसको डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद आपको जो रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं उनको हाई मीडियम लो में डिफाइन कर देना है, और हाई और मीडियम पे आपको एक्शन लेना है। देखिए ये एक रजिस्टर है, इसको भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए इशू क्या था, और ये आपको 4.1 और 4.2 से मिलेगा। उस इशू को, क्या वो इशू पॉजिटिव है नेगेटिव, उसको डिफाइन कर दीजिए। रिस्क जो नेगेटिव इशू है वो रिस्क लिख दो, और जो पॉजिटिव इशू है उसको आप अपॉर्चुनिटी लिख दो। उसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट से आप सेविटी रेटिंग दे दो 1 से 5। ओक्यूरेंस से आप ओक्यूरेंस में ओक्यूरेंस रेटिंग दे दो 1 से 5। सो अगर हम देखें रिस्क का फॉर्मूला है सेविटी को ओक्यूरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। मैक्सिमम रिस्क हो गया आपका 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। मिनिमम रिस्क आपका 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। मैं मान लीजिए यहाँ पे लिमिट डाल देता हूँ 15 की। तो अगर मेरा रिस्क इन दोनों को सेविटी और ओक्यूरेंस को मल्टीप्लाई करूंगा, वो 15 से ज़्यादा आता है तो उसको मैं हाई बोलूंगा, 10 से 15 आएगा तो मीडियम बोलूंगा, और 10 से कम वैल्यू आएगी तो उसको मैं लो रिस्क बोलूंगा। यहाँ पे आपको रिस्क को कैलकुलेट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 इंटू 3 15 आता है, 3 इंटू 4 12 आता है। ये आपका रिस्क आ गया, और रिस्क के लेवल को डिफाइन कर दिया HML में। और जो आपके H और M आएंगे वहाँ पे आपको रिकमेंडेड एक्शन लेना है, कौन करेगा, कब करेगा, उसका स्टेटस क्या है, ओपन है, क्लोज है, ये आपको करना है रिस्क में। ऐसी चेक शीट आप बना सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए 4.1 4.2 इनपुट है रिस्क का, 6.1.1 में आपने रिस्क को डिफाइन किया है, और 6.1.2 में रिकमेंडेड एक्शंस लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, आसानी से आप समझ गए होंगे कि रिस्क में क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसी और वीडियो, और भी कोई सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।